हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। 9 चैप्टर हम लोग के हो चुके हैं, अच्छे से थ्योरी पूरी कंप्लीट की है हमने। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ये क्लास जो आपको मिलती है डेली 5 बजे क्लास मिलती है, ये आपके एसएसटी पेपर 2 की होती है। इसमें हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं। ये जो क्लास है आपकी 6 की हिस्ट्री चल रही है, चैप्टर नंबर 10 है। तो अगर वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस भी ऐसी मिलती रहे जो आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती है, आपके सीटेट में पक्का हेल्प करेंगी। यहाँ से क्वेश्चन काफी मिलते हैं आपको। हमने हिंदी पैथोलॉजी की थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी है और उसकी हमने प्रैक्टिस भी 2 वीडियो बनाई है जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन लिए हैं उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। वो जो क्लास मिलती है आपको 3 बजे मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर जो 10 है, इसमें इमारतें, चित्र तथा किताबें हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि एसएसटी कैसे गेन करें, कैसे अच्छे नंबर लेके आएं। वो वीडियो आप लोग देखिएगा, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपको समझ में आएगा एसएसटी को हमको कैसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट बनता है इसमें धातु विज्ञान का है। ठीक है। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। ठीक है। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। पहला जो है खोटा लोहा हो गया, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो ऐसे लोहे का जो था निर्माण करता था भारत। अब आगे चलते हैं, लौह स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो कहा गया है कांसा, कांसा कैसे बनता है, तो कांसा जो होता है आपका तांबे और टीन का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार सीटेड में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कांसा कैसे बनता है। लौह स्तंभ देख लेते हैं। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये यहाँ पे जो बना हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन जो है 3 टन से भी ज्यादा है, यानी इतना ये भव्य है। इसका निर्माण लगभग 15,000 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है, यानी जो इस पे अभिलेख बने हुए हैं उससे प्राप्त होता है। इससे इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो ये अभिलेख बना हुआ है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आज आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। यानी जो ये अभिलेख बनाया गया है, इतना टाइम हो गया, क्योंकि ये बहुत पहले 15,000 साल पहले बनी, लेकिन अभी भी इसमें जंग नहीं लगी। ठीक है। तो ये अद्भुत यानी आश्चर्य बात है। ईंटों, अगला पॉइंट है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सारा जो टॉपिक है ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन जो बन सकते थे वो आप लोगों ने समझ लिए होंगे, ये जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें जो जंग लगी थी या नहीं, तो जंग नहीं लगी है। 15,000 साल पहले की बना हुआ है, तब भी जंग नहीं लगी आज तक। आगे चलते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें देख लेते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्पूतों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलती हैं। स्पूत का शाब्दिक अर्थ जो है टीला होता है। हालांकि स्पूत विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्पूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, यानी जो डिब्बा होता है उसमें अनुयायियों के जो शरीर के अवशेष हैं, जैसे दांत हुआ, आपका हड्डी हो गया, राख हुई, उसको रख दिया जाता था। ठीक है। बाकी जो कीमती पत्थर या सिक्के होते थे उसको भी उसी डिब्बे में रख देते थे। आगे चलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। जो ये बना हुआ है इसको धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्पूत धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है, यानी जो मिट्टी का टीला बना हुआ है उसको कहते हैं। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ये यहाँ पे जो बना हुआ है, यानी जो मिट्टी का टीला होता था, फिर जो गुंबदनुमा जो पत्थर ढांचे होते थे, उसी से इसको ढक दिया जाता था। आगे चलते हैं। प्रायः स्पूतों के चारों और परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पत्थर बना होता था।
जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यानी इसका जब इसको चक्कर लगाने होते थे तो एक पत्थर बना होता था वृत्ताकार, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते थे। आगे चलते हैं। इसके रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। जो रेलिंग बनी हुई है इसको वेदिका कहते थे। ठीक है। रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, यानी इस पे डिजाइन भी बनी होती थी। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इसे स्तूप को सजाने के लिए शिल्पकारों पर चित्र आपका उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो देवी देवता रखे जाते हैं जहां मंदिर में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं गर्भगृह कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, यही इसका मेन जो स्थान होता था। आगे चलते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव ये जो बना हुआ है, ठीक है, जैसे मंदिरों में उसके ऊपर की काफी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यानी जो ऊंचे ऊंचे बने हुए होते थे मंदिर में, उसको शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजनाएं बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है या एक सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। तो जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मंडप कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बना था, आपके सीटेट एग्जाम में आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये सारे जो मंदिर बने हुए हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं कितना भव्य है। ये इस तरह के पुराने टाइम में मंदिर बने हुए बने होते थे। अब हम लोग देख लेते हैं इस तरफ। ऊपर बाईं तरफ जो है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 15,000 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाईं तरफ जो ऊपर मंदिर बना है महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर है, यानी जो दाहिनी तरफ है। ठीक है। इसमें से प्रत्येक मंदिर का एक विशाल पहाड़ी और तरास का बनाया गया है, इसीलिए इसे एकास्म कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों की बनी इमारतों से में नीचे से ईंटों की एक जगह जोड़ते हुए उसके ऊपर की ओर ले जाया जाता था। यानी ये आप देख सकते हैं, एक एक ईंटा जोड़ी गई यहाँ पे, ऐसे ऊपर ले जाया जाता था। जब कि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले के ऊपर नीचे क्रम में बना देते थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, यही बारे में देख लेते हैं हम लोग। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफी धन खर्च होता है। इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि आम जनता तो बना नहीं सकती, इतना उसके पास पैसा नहीं होता था। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, या पत्थरों को काट छांट कर तरसने के बाद खंभों, दीवारों और चोटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था, क्योंकि इतने भव्य पत्थर होते थे। ये आप लोग देख सकते हो, इनको सही से लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता था। आगे चलते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसी के लिए अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें
मतलब उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, यानी जो मंदिर देखने आते थे भक्त लोग वो कुछ ना कुछ उपहार लेके आते थे, तो उससे मंदिर की सजावट हो जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची का एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके मतलब नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे थे। यानी जो ये लोग हेल्प करते थे मंदिर बनवाने में, तो उनके नाम जो थे दीवारों पे बने हुए थे, मतलब लिखे हुए थे खुद। आगे चलते हैं। इसीलिए जब तुम इस स्थानों को देखने जाओगे तो ये यहाँ पे आगे चलते हैं। चित्रकला, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफा जो हैं खोदी गई हैं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे उसको विहार कहते हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, क्योंकि अंदर जो था अंधेरा था, तो जो रोशनी की मतलब रोशनी से मसाले के चित्र बनाए गए थे। आगे चलते हैं। 15,000 साल मतलब बाद भी चमकदार हैं। जो ये चित्र बनाए गए हैं, इतना टाइम हो चुका है उसके बाद भी, आज भी 15 साल हो चुका है तब भी वो चमक रहे हैं। ठीक, ये रंग पौधों तथा खनिजों के मतलब खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी उनके बारे में कोई खबर नहीं है इतिहास में कि वो उन्होंने मतलब इसका जो है आविष्कार किसने किया है, मतलब किसने ये सब अच्छी अच्छी डिजाइनें जो हैं वो बनाई है। देख सकते हैं पुराने टाइम, यानी 15,000 साल मायने रखता है। तब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, तब भी लोग इतना भव्य बनाते थे। आगे चलते हैं। पुस्तकों की दुनिया के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीरांगनाएं तथा देवताओं से जुड़ी हैं जो कथाएं थी। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगिरी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह उन्हें कनगी पुहार छोड़ करके मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहारी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भरी गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। यानी जो मतलब ये थे इनकी पत्नी थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि दूसरी मतलब स्त्री से इनको प्रेम हो गया। फिर वो उनको छोड़ करके दूसरे महल राजा मतलब दूसरी जगह चले गए। फिर वहां पे उनको चोरी के इल्जाम में जो राजा थे उन्होंने उनको प्राण दंड दे दिया था। इसलिए उन्हें मदुरै जो शहर था उसका उसने विनाश कर डाला। आगे चलते हैं। ये यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन, हम लोग आगे चलते हैं। अगला है आगे देख लेते हैं हम लोग। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई जो है को करीब 1400 साल पहले संत नार द्वारा लिखा गया था। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यानी जो ये लिखा गया था ये 1400 साल पहले लिखा गया था संत नगर द्वारा। ठीक है, संत नार मतलब द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है केवलन तो माधवी की बेटी की कहानी दी गई। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पंखुड़ियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। जो इनकी पांडुलिपियां थी वो दोबारा 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखे गए हैं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु,
शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। ये जो मेघदूत का एक श्लोक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। जहां से क्वेश्चन बन सकता है बस वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें उन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमने भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाकाव्य दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है, यानी जो महाभारत है उसमें भगवत गीता भी है। आगे चलते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। उनमें उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, यानी जो संस्कृत रामायण है उसके अगर जो लेखक पूछा जाए तो वो वाल्मीकि हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, यानी जो नॉर्मल लोग रहते थे, जैसे जो राजा नहीं थे, तो वो जो लोग थे उनके द्वारा जो कहानियां कही जाती थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इससे कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिख करके सुरक्षित कर दिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्पूतों की रैलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। यानी जो जातक की कथाएं हैं आपको स्पूतों तथा अजंता की जो गुफाएं हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। बंदर राजा की कहानी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग आगे चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें देखते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इससे उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती हैं। यानी पुराने टाइम में भी ये लोगों आविष्कार हो गया था कि जो दिन और रात होता है ये चक्कर काटने से होता है पृथ्वी को अपनी धुरी पर, जबकि लगता था कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। वाराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इसके बारे में आपको और पता लगेगा। शून्य की खोज जो की इसके बारे में लोग देख लेते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता है, यानी जो ये शून्य है इसका आविष्कार बहुत टाइम पहले हो चुका था, पर अब भारत की गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार कर दिया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैली गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जा रही है, जो आपका शून्य है। आगे देखते हैं, आयुर्वेद देख लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा, विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित जो है चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुति संहिता ने सुश्रुत ने एक शल्य चिकित्सा की एक विधि का वर्णन किया है। यानी जो चिकित्सा थी, जो उसमें जो भी उसके दौरान विधियां होती थी उसकी विधियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एक मिनट, जो चारक थे इन्होंने किसकी कौन सी इन्होंने लिखी है, तो इन्होंने औषधि शास्त्र का उल्लेख किया है, जो ये चरक थे, ठीक है।
और जो सुश्रित थे इन्होंने जो मतलब सुश्रित संहिता का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो चिकित्सा के दौरान विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। तो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 था, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कहानी एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों में। बंदर और राजा की कहानी देख लेते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने सब कुछ आपके साथ कंप्लीट किया, मतलब डिस्कस किया हुआ है, वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो ये इनकी लिखी गई है, ये जो रचना की गई थी मणिमेखलाई, ये करीब 1400 साल पहले संतन नार द्वारा लिखी गई थी। इसमें केवलन जो थी तथा माधवी थी, उनकी बेटी का वर्णन किया गया है, यानी उनके बारे में इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।